तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज है वर्ल्ड ज्योग्राफी का 10वां लेक्चर और चैप्टर 8। आज हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे और इस यूरोप कॉन्टिनेंट को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंप्लीट यूरोप को एक पार्ट में, फिर दूसरा जब पढ़ेंगे तो उसमें नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियाई जो कंट्री हैं उसको देखेंगे। उसके बाद जब तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, तीसरे पार्ट में हम रशिया को देखेंगे। रशिया इसलिए यूरोप में कवर कर रहे हैं क्योंकि रशिया का जो यूराल का वेस्टर्न वाला पार्ट है वो यूरोप में है, ईस्टर्न पार्ट एशिया में है। तो इसलिए जो है हम इसी में रशिया को कवर कर लेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट के तीसरे पार्ट में। इसके अलावा बात करें तो ये जो सीरीज है, तो इसके बाद रशिया के बाद जब नेक्स्ट लेक्चर होगा चैप्टर 9 होगा, वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, यहीं से आपका जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है लेक्चर समाप्त हो जाएगा। फिर और उसके पैरेलल जो क्लासेस चल रही हैं वो चलेंगी। तो हमारे इस क्लास का ध्येय है क्वांटिटी एजुकेशन को छोड़कर क्वालिटी एजुकेशन देना, और इन सब की जो भी क्लासेस आने वाली हैं और जो हो रही हैं उसकी अपडेट आपको स्टडी ऑन एडू चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए यूरोप की शुरुआत करते हैं, आपको यूरोप घुमाते हैं। ये है यूरोप का फिजिकल मैप। अब इसमें आप कुछ लोकेशन ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात करें इम्पोर्टेंट में, अब अगर सी की बात करें इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ में, तो नॉर्थ सी की लोकेशन ध्यान रखनी है, बाल्टिक सी, इसके अलावा बे ऑफ बिस्के, इसके अलावा बात करें तो लिगुरियन सी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, एजियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी ब्लैक सी के बीच जो है ये आपको एजोब से मिल जाएगा और सी ऑफ मार्बरा भी मिल जाएगा। तो इन सब वाटर बॉडीज़ में आपको इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें अगर माउंटेन रेंज में, तो माउंटेन रेंज में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्कैंडिनेवियन माउंटेन। इसके बाद अगर इधर बात करें रशिया और जो यूरोप, रशिया और एशिया वाला रशिया को अलग करता है यूराल माउंटेन रेंज को। उसके बाद बात करेंगे कार्पेथियन माउंटेन को याद रखना है, आल्प्स माउंटेन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो स्पेन और उसको अलग करता है पेरेनिस माउंटेन जो है, इसको ध्यान रखना है। इस सब के बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इन माउंटेन रेंज को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यूरोप के इंट्रोडक्शन की बात कर लें, उसके परिचय देख लेते हैं। तो यूरोप जो है दुनिया का 6वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और ये जो है कि जो यूरोप है वो यूरेशियन कॉन्टिनेंट का सबसे अच्छा उदाहरण है। और इसकी सीमा की बात करेंगे तो उत्तर में यूरोप की सीमा आर्कटिक सी से लगती है, आर्कटिक ओशियन से, और दक्षिण में इसकी सीमा मेडिटेरियन सी। पश्चिम की बात करेंगे इसकी सीमा अटलांटिक ओशियन से, और पूर्व की बात करेंगे तो इसकी जो सीमा है वो एशिया से लगती है, जो यूराल माउंटेन द्वारा इसको अलग करती है। इसके अलावा कॉकेसस माउंटेन से भी एशिया से अलग करती है, और कैस्पियन सी से भी इसकी सीमा लगी हुई है। तो ये कैस्पियन सी, यहाँ पे है कैस्पियन सी की लोकेशन। ये पूर्व में होगा यूराल माउंटेन। इसके बाद ये कॉकेसस माउंटेन जो एशिया से अलग करता है इसको, इधर मेडिटेरियन सी दक्षिण में, उत्तर में आर्कटिक सी ये वाला रीजन, और इसके बाद पश्चिम की बात करें तो अटलांटिक सी, ये इसके यूरोप की सीमा हो गई। और अदर फैक्ट की बात करें तो यूरोप के बारे में, तो ये कॉन्टिनेंट जो है एक तो पॉपुलेशन की दृष्टि भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे जो है और कॉन्टिनेंट की अपेक्षा जो है प्रॉस्पेरिटी थोड़ा ज़्यादा पाई जाती है। और यूरोप में 50 जो है स्वतंत्र स्टेट, मतलब देश पूरे सम्मिलित हैं, 50 स्टेट आते हैं या देश आते हैं। अब इंट्रोडक्शन की बात हो गई नॉर्मली, उसके बाद बात करते हैं फिजिकल फीचर में। सबसे पहले फिजिकल फीचर हम लोग क्या देखते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट की ज़मीन के बारे में या लैंड के बारे में। तो लैंड के बारे में हम लोग देखेंगे तो यूरोप को मेनली जो है हम लोग 4 मेजर लैंड में फिजिकल डिवीजन के साथ देखते हैं। सबसे पहले नॉर्थर्न वेस्टर्न हाईलैंड,
यानी उत्तर पश्चिमी हाईलैंड। दूसरा देखेंगे उत्तर यूरोपियन प्लेन। और तीसरे हाईलैंड को देखेंगे, अगर तीसरे पार्ट को देखना हो तो हम लोग सेंट्रल अपलैंड के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा जो हो जाएगा अल्पाइन सिस्टम जो है यूरोप का। इन चार को हम मेजर 4 डिवीजन के हिसाब से यूरोप को डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यूरोप का जो पहला डिवीज़न है उत्तर पश्चिमी हाईलैंड। उत्तर पश्चिमी हाईलैंड में क्या आता है? उत्तर पश्चिमी हाईलैंड का जो स्कैंडिनेविया वाला माउंटेन रेंज है उसको उत्तर पश्चिमी हाईलैंड या स्कैंडिनेवियन हाईलैंड के नाम, स्कैंडिनेवियन माउंटेन के नाम से जानते हैं, जिसमें वही है डेनमार्क, फिनलैंड और ये सब शामिल है। और इसके विस्तार की बात करेंगे उत्तर पश्चिमी हाईलैंड की, तो उत्तर पश्चिमी हाईलैंड का विस्तार फिनलैंड से स्वीडन तक और नॉर्वे से लेकर ब्रिटिश आइलैंड तक है, जिसमें आइसलैंड भी शामिल है। तो उत्तर पश्चिमी हाईलैंड का विस्तार फिनलैंड से लेकर स्वीडन और इधर जाएंगे नॉर्वे, और उसके बाद जो ब्रिटिश का आइलैंड है आइसलैंड तक इसका विस्तार है। यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी हाईलैंड है उसमें बहुत सारे रिच मिनरल मेटेलिक रिसोर्स पाए जाते हैं। और लेकिन यहाँ की मिट्टी की बात करें तो यहाँ मिट्टी की जो है कोरस टाइप की मिट्टी है। कोरस मतलब बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े पीसेस में मिट्टी पाई जाती है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। तो वो जो इसी वजह से जो हम वहाँ की मिट्टी जो है कम उपजाऊ है। इसके अलावा उत्तर भाग की बात करेंगे यानी स्कैंडिनेवियन माउंटेन की बात करेंगे तो यहाँ पर इसके अलावा फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। शील्ड इसलिए कि मैंने बताया किसी भी चीज़ को शील्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो चट्टानी संरचना होती है वो बहुत ज़्यादा पुरानी होती है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कठोर होती है। जैसे कैनेडियन शील्ड हम लोगों ने देखा था यूएसए और कनाडा में, तो उसे फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दूसरा डिवीज़न की बात करेंगे यूरोप की, तो यूरोप के दूसरे डिवीज़न को हम लोग नॉर्थ यूरोपियन प्लेन के नाम से जानते हैं, जिसका विस्तार अगर देखेंगे तो रशिया का यूराल माउंटेन का पूर्वी वाला हिस्सा है, वहाँ से लेकर जो है अटलांटिक महासागर तक इसका विस्तार है। और यहाँ पर जो है रोलिंग प्लेन टाइप की ज़मीन पाई जाती है। इसके बाद बात करेंगे सेंट्रल अपलैंड की। तो सेंट्रल अपलैंड जो है वहाँ पर बहुत सारे माउंटेन हैं, हिल्स है, पठार हैं और यहाँ पर राइन का जो प्रवाह होता है वो उत्तर की तरफ होता है और उसके साथ ही रोन नदी का भी प्रवाह जो है दक्षिण की तरफ होता है, जो इस अपलैंड से जो है प्रभावित होती है, सेंट्रल अपलैंड से। और वहाँ पर 2 रिवर को जो है कनेक्ट करने के लिए कैनाल सिस्टम का भी विकास हुआ है, जो वहाँ पर एक अच्छा वाटरवे प्रदान करते हैं कॉन्टिनेंट में। इसके बाद चौथे अपलेशियन सिस्टम की बात करेंगे या अल्पाइन सिस्टम की बात करेंगे, जो चौथा फिजिकल फीचर्स है या फिजिकल डिवीज़न है। तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा अल्पाइन डिवीज़न में सबसे पहले आ जाएगा आल्प्स माउंटेन रेंज। तो आल्प्स माउंटेन रेंज एग्ज़ाम की दृष्टि से और हर चीज़ से इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज़ में कभी कभी रहता है, उसमें कुछ पीक्स हैं तो वो न्यूज़ में रहती हैं, तो मेनली आपको यही ध्यान रखना है। तो आल्प्स माउंटेन रेंज की बात करेंगे तो इसका जो विस्तार है यूरोप के दक्षिण में है और अगर इसकी जो विस्तार या फिर कहाँ तक कौन सा देश में विस्तार है उसकी बात करेंगे तो फ्रांस, सबसे पहले फ्रांस से शुरू होता है, फिर स्विट्ज़रलैंड, मोनाको, इटली, उसके बाद लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवानिया। तो यहाँ तक इसका जो है आल्प्स का विस्तार है। अभी इसकी लोकेशन हम लोग आगे आने वाले स्लाइड में देखेंगे, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और आल्प्स माउंटेन जो है एक प्रकार का यंग फोल्ड माउंटेन है और आल्प्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो माउंट ब्लांक जो है इसकी हाईएस्ट पीक है। माउंट ब्लांक इसकी हाईएस्ट पीक होने के साथ साथ इसका जो विस्तार है माउंट ब्लांक का इटली और फ्रांस में है। इसके बाद बात करेंगे कार्पेथियन माउंटेन की। तो कार्पेथियन माउंटेन रेंज जो है चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड, यूक्रेन, सर्बिया, रोमानिया में इसका विस्तार है। और इसकी हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो हाईएस्ट पीक जो है तात्रा जो है इसकी हाईएस्ट पीक है। इसके बाद तीसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है माउंटेन रेंज की बात करेंगे तो काकासस माउंटेन जो है
काकेसस माउंटेन रेंज, जिसकी इम्पोर्टेंट जो है रेंज है अल्पाइन सिस्टम की, जिसका विस्तार आर्मेनिया के साथ जो है अजरबैजान, जॉर्जिया, रसिया में इसका विस्तार है। और इसी काकेसस माउंटेन पर जो यूरोप की सबसे हाईएस्ट कह लीजिए पीक है, माउंट एल्ब्रुस जो है वो रशिया में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे चौथा जो है पेरेनीज माउंटेन रेंज की। तो पेरेनीज माउंटेन जो है फ्रांस और स्पेन के बीच बॉर्डर सीमा साझा करता है। अब इसकी लोकेशन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो माउंटेन रेंज की लोकेशन देखेंगे तो ये पेरेनीज माउंटेन रेंज हो गया, ये आल्प्स माउंटेन रेंज हो गया, आल्प्स माउंटेन रेंज की पीक की बात की तो माउंट ब्लांक हो गया, कार्पेथियन माउंटेन, और उसके बाद हम लोग देखते हैं काकेसस माउंटेन, जिसकी यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रुस जो है काकेसस माउंटेन रेंज पर स्थित है। इसके बाद हम लोग स्कैंडिनेवियन माउंटेन की बात की थी, जो नॉर्थर्न हाईलैंड की बात की थी। तो ये मेन माउंटेन है, जिसके बाद ये एक लोकेशन और है यूराल माउंटेन की लोकेशन। तो हम लोगों ने यूरोप को 4 मेजर फिजिकल फीचर डिवीजन में समझ लिया। अब इसके बाद बात करेंगे मेजर रिवर्स के बारे में जो यूरोप में है, यानी जो रशिया का एशिया वाला पार्ट है उसके पूर्व में जो है रशिया का यूरोप वाला पार्ट, वहाँ से लेकर जो है पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट हम कवर करेंगे। तो मेन रिवर में सबसे पहले कुछ लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो वोल्गा रिवर सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है और ये रशिया में प्रवाहित होती है। इसके साथ और अन्य कॉन्टिनेंट अन्य देश में भी है, लेकिन मेनली आपको ध्यान रखो वोल्गा रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है और इसका विस्तार हम लोग देखेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ हम लोग विस्तार देखेंगे। वोल्गा रिवर जो जाके कैस्पियन सी में मिल जाती है। उसके बाद डॉन रिवर, डिनपर जो ब्लैक सी में जाके मिल जाती है, डेन्यूब रिवर ये भी ब्लैक सी में मिल जाती है, विस्तुला, ऑर्डर, उसके बाद ये देखिए राइन, पो रिवर एड्रियाटिक सी में जाके मिलती है। उसके बाद आपके पास सीन रिवर मिल जाएगी। उसके बाद टैगुस रिवर मिल जाएगी। थेम्स जो लंदन की यूके की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जो जिस पर लंदन शहर बसा हुआ है। तो ये रिवर मेजर रिवर सिस्टम है एशिया का। आप देख लेते हैं मेजर रिवर सिस्टम में जो है कौन सी नदी पर कौन सा इम्पोर्टेंट शहर बसा हुआ है। तो साइन नदी की बात करेंगे तो या फिर सीन नदी की बात करेंगे तो उस पर पेरिस शहर बसा हुआ है। राइन नदी की बात करेंगे उस पर फ्रैंकफर्ट शहर जर्मनी का बसा हुआ है। और पो नदी की बात करेंगे तो उस पर जो है वेनिस शहर बसा हुआ है। डेन्यूब नदी उस पर वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड जैसे शहर जो है बसे हुए हैं। उसके बाद डेनिस्टर की बात करेंगे तो यूक्रेन की राजधानी कीव इम्पॉर्टेंट शहर उस पर बसा हुआ है। और उसके बाद इल्ब नदी की बात करेंगे तो उस पर बर्ली शहर बसा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं अलग अलग रिवर सिस्टम के बारे में विस्तार से। तो बात करेंगे रिवर सिस्टम ऑफ यूरोप की, या यूरोप के रिवर सिस्टम की बात करेंगे। तो यूरोप के रिवर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट नदी राइन नदी, जिसका जो प्रवाह है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है और राइन नदी जाकर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इसके अलावा नीदरलैंड में इसका जो है अपवाह होता है। और ये यूरोप में नेविगेशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी रिवर पर इम्पोर्टेंट शहर बेसल, एम्स्टर्डम, इसके अलावा बात करेंगे स्ट्रसबर्ग। तो ये सब इम्पोर्टेंट शहर हैं। और बेसल कन्वेंशन का नाम सुना होगा, जो इकोनॉमिक दृष्टि से और एनवायरनमेंट में दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कन्वेंशन हुआ था। दोनों कन्वेंशन अलग अलग हैं, इसके बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। इसके अलावा बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट रिवर की, रॉन रिवर की। तो रॉन रिवर जो है इसका जो अपवाह होता है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ फ्रांस में होता है। और ये जो रिवर है ये सिंचाई की दृष्टि से, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, हाइड्रो पावर की दृष्टि से, इसके अलावा जो यहाँ पर जो है वाइन की जो खेती होती है या रसदार फलों के द्वारा खेती होती है, या रसदार फलों के बाग होते हैं,
इसके नदी किनारे जो है स्थित है, सॉरी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट रिवर है। अंततः ये जाकर मेडिटेरियन सी में मिल जाती है रॉन रिवर। इसके बाद बात करेंगे डेन्यूब रिवर की। ये भी एक यूरोप की इम्पोर्टेंट रिवर है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, और इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी से, और ये बहते हुए जाके ब्लैक सी में जाके मिल जाती है। और ये जो है फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए, मालवाहक जहाज़ों के लिए या फिर उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसके अलावा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सिंचाई की सुविधा भी ली जाती है, और इसके साथ साथ यहाँ पर फिशिंग भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्रिया है। इसके बाद बात करेंगे डेन्यूब रिवर पर स्थित जो इंडस्ट्रियल एरिया की। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया के होने का कारण जो है ये पूरे हाईली पॉपुलेटेड हो चुकी है, यानी प्रदूषित हो चुकी है। तो इसलिए जो है अब ये जो वर्तमान में पीने के और सिंचाई के लिए योग्य नहीं रह गई है। इसके बाद बात करेंगे बहुत ज़्यादा न्यूज़ और उसमें रहने वाले क्वेश्चन में आने वाली वोल्गा रिवर की। तो ये लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की, और ये सेंट्रल रसिया से ओरिजिनेट होती है और कैस्पियन सी में जाके मिल जाती है। और रसिया की एक जो है नेविगेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से या फिर और किसी की दृष्टि से जो नेविगेशन झील है, मतलब सॉरी रिवर है। और इसी जो वोल्गा रिवर की वैली है उसमें जो है रशिया का राजधानी मॉस्को जो है स्थित है। अगर इम्पोर्टेंट रिवर की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे जो जाके मेडिटेरियन सी में जाके मिल जाती है। तो मेडिटेरियन सी में जो जाके मिल जाती है उसमें रॉन, पो, एब्रो, ये रिवर जाके मेडिटेरियन सी में मिल जाती है। इसके अलावा अटलांटिक सी में मिलने वाली नदियों की बात करेंगे, राइन है, ईब है, उसके बाद लोरे है, डूरो है, सीन है। ये सब नदियाँ जाके अटलांटिक महासागर में जाके मिलती हैं। इसके बाद ब्लैक सी में मिलने वाली नदियों की बात करेंगे तो ब्लैक सी में डेन्यूब, डेनिपर, डेनेस्टर, डॉन रिवर जो है ये जाके यहाँ पर ब्लैक सी में मिल जाती है। और अन्य इम्पॉर्टेंट नदियों की बात करेंगे यूरोप में तो बात कर ही चुके हैं, राइन है, रोन है, डेन्यूब है, वोल्गा है, सीन है, लोरी है, थेम्स नदी जो यूके की इम्पोर्टेंट नदी है जिस पर लंडन शहर बसा हुआ है, पो है, रूर है। तो ये सब इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है यूरोप का। तो बात कर लेते हैं स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट जो में वाटर बॉडीज़ है। तो मेडिटेरियन सी एक इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ है। अब मेडिटेरियन सी का क्षेत्र देख लेते हैं किससे किससे लगा हुआ है। तो सबसे पहले पश्चिम की तरफ से जाएंगे तो स्पेन से, फिर फ्रांस से, इसके बाद इटली, स्लोवानिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, इसके बाद टर्की, सीरिया और लेबनान, इज़राइल। इधर आ जाएंगे, फिर पश्चिम की तरफ आएंगे पूर्व से इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को। तो ये मेडिटेरियन सी प्लेसेस इन न्यूज़ में के साथ साथ एग्ज़ाम इन न्यूज़ में रहने वाला बहुत इम्पोर्टेंट जो है रीज़न है। तो मेडिटेरियन सी की सीमा आपको ध्यान रखनी है और इसमें स्थित जो इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ है उसको ध्यान रखनी है, यानी एड्रियाटिक सी की लोकेशन ध्यान रखनी है, आयोनियन सी की, एजियन सी की, और ब्लैक सी के साथ साथ सी ऑफ मरमरा, और ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ने वाला बास्फोरस स्टेट आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है जो ध्यान रखना है इसमें छोटे छोटे आइलैंड है, तो माल्टा आइलैंड, सिसिली आइलैंड आपको ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ जो है साइप्रस। तो ये मेजर जो है मेडिटेरियन सी से शेयर करने वाली बॉर्डर वाटर स्टेट है और मेडिटेरियन सी की वाटर बॉडीज़ है। तो अभी हमने देखा किस किस से जो है इसकी सीमा साझा होती है मेडिटेरियन सी के। तो यूरोप में बात करेंगे तो स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, मोनाको हो गया, इटली हो गया, स्लोवानिया हो गया, क्रोशिया, इसके साथ बोस्निया हर्जेगोविना और मॉन्टेनिग्रो हुआ, अल्बानिया हुआ, ग्रीस के साथ इसकी यूरोप की जो सीमा है इन कंट्री के साथ साझा होती है। अगर एशियन कंट्री की बात करें तो मेडिटेरियन सी के साथ जो सीमा साझा करती है उसमें सीरिया आ जाएगा, इजराइल आ जाएगा, लेबनान आ जाएगा, टर्की आ जाएगा। आप इसे सिल्ट से भी याद कर सकते हैं, यानी सीरिया, इजराइल, लेबनान, टर्की। अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बात करें तो उसकी सीमा मेडिटेरियन सी से जो साझा होती है। तो
उसमें इजिप्ट है, लीबिया है, ट्यूनीसिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है। इसके अलावा साइप्रस और माल्टा जो है मेडिटेरियन सी में स्थित छोटे आइलैंड हैं। अगर इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज की बात करेंगे तो पश्चिम से पूर्व की तरफ हम लोग जाएंगे तो नॉर्थ सी, जो हम लोगों ने सबसे पहले वाले मैप में देखा था, तो पश्चिम पूर्व की तरफ नॉर्थ सी, बे ऑफ बिस्के, गल्फ ऑफ लॉयन, एड्रियाटिक सी, बाल्टिक सी, एजियन सी, सी ऑफ मरमरा और इधर ब्लैक सी। तो अभी इसकी लोकेशन पश्चिम से पूर्व की तरफ हम लोग देख सकते हैं। यहां से देख सकते हैं नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, बे ऑफ बिस्के, एड्रियाटिक सी, इसके बाद या फिर लॉयन सी कह सकते हैं, इसके बाद एजियन सी, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा उसके पहले होगा, उसके बाद होगा ब्लैक सी। तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है मेजर वाटर बॉडीज। अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ देखना हो तो सबसे पहले आएगा व्हाइट सी, रसिया में है, गल्फ ऑफ बोथनिया, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, डोवर स्ट्रेट, इंग्लिश चैनल, बे ऑफ बिस्के, ब्लैक सी, इसके बाद एड्रियाटिक सी। तो ये नॉर्थ से साउथ क्रम और पश्चिम से पूर्व क्रम विस्तार है, तो इसको आप पॉज करके आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्रम पूछ लेता है। तो व्हाइट सी यहाँ पर है। बाकी आप लोग जो मेजर लोकेशन नॉर्वेजियन सी हो गया, गल्फ ऑफ बोथनिया हो गया, गल्फ ऑफ फिनलैंड हो, गल्फ ऑफ रीगा हो गया, तो ये अजोव सी है। तो ये वाला जो रीजन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी वाला रीजन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है, तो आपको इन सबको देखने की ज़रूरत है। अब मैंने देखा था कि मेडिटेरियन सी से कौन कौन से स्टेट लगे हुए हैं, वो आप देख लीजिए। ब्लैक सी से कौन कौन से स्टेट लगे हुए हैं, ब्लैक सी से लगने वाला जॉर्जिया, इधर रशिया, यूक्रेन, इसके बाद बात करेंगे रोमानिया, बुल्गारिया और ये टर्की वाला पार्ट जो है ब्लैक सी से लगा हुआ है। यहीं सी ऑफ मरमरा है और ये है अजोब सी और इसके बाद कैस्पियन सी। अब बाल्टिक सी से लगे हुए जो स्टेट की बात करेंगे तो इधर रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, ये जो है बाल्टिक सी से लगा हुआ। और नॉर्थ सी की बात करेंगे तो इधर डेनमार्क आ जाएगा, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ये हो जाएगा इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल जो है नॉर्थ सी को अटलांटिक सी से जोड़ता है। ये बे ऑफ बिस्के किससे लगा हुआ, फ्रांस से, स्पेन से। इसके अलावा बात करेंगे ये ब्लैक सी की लोकेशन देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अजोब सी, अजोब सी रसिया, इधर यूक्रेन, अभी बहुत ज़्यादा इसका डिस्प्यूट चल रहा है, इसकी राजधानी यूक्रेन राजधानी कीव है। और इसके अलावा इधर रोमानिया, इसके बाद बुल्गारिया, इधर टर्की, टर्की की राजधानी अंकारा। तो ये सब जो है वो मेनली वाटर बॉडीज़ है। इसके अलावा एक देखिए यहाँ पर वाटर बॉडीज़ दी गई है, लेक वन। तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा खारा पानी वाली जो है झील है। इसके बाद आता है डेड सी। तो कैस्पियन सी की जो सीमा लगी है, कैस्पियन सी की सीमा भी देख लेते हैं, न्यूज़ में रहता है। इधर ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान, उसके बाद अज़रबैजान, अज़रबैजान की राजधानी बाकू, फिर रशिया, इधर कजाकिस्तान, इसके बाद तुर्कमेनिस्तान। तो इसमें उज्बेकिस्तान की सीमा नहीं लगी है, ना ही आर्मेनिया की सीमा लगी है कैस्पियन सी से, और ना ही जॉर्जिया की। यानी कजाकिस्तान 1, तुर्कमेनिस्तान 2, ईरान 3, रसिया 4 की सीमा, और ये 5 अज़रबैजान 5 की सीमा जो है कैस्पियन सी से लगी है। इसके अलावा वाटर बॉडीज़ की लोकेशन हमने देख ली। अब बाल्टिक सी की बात करते हैं। तो बाल्टिक सी की जो सीमा है डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, स्वीडन, इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी, पोलैंड और रशिया के साथ बाल्टिक सी की सीमा लगी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेट की बात करेंगे, डोवर स्टेट। तो डोवर स्टेट जो है नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। इसके बाद बात करेंगे इसके जो सीमा है वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करेंगे तो इसमें मेडिटेरियन सी,
अटलांटिक सी को जोड़ता है, और ये जिब्राल्टर जो है यूके का पार्ट है, बिलोंग करता है। उसके बाद बॉस्फोरस स्ट्रेट की बात करेंगे तो बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है सी ऑफ मार्मरा और ब्लैक सी को जोड़ता है, और टर्की को, यूरोपियन टर्की को जो है, जो इस्तांबुल है उसकी राजधानी, वो एशियन वाला, उसको अलग करता है। बे ऑफ बिस्के की बात करेंगे तो ये बे ऑफ बिस्के की जो है सीमा जो है फ्रांस और स्पेन से लगती है। इसके अलावा छठवें इंपॉर्टेंट सी वाटर बॉडीज की बात करेंगे ब्लैक सी। तो ब्लैक सी की सीमा जो है यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया और रसिया के साथ लगती है। इसके बाद बात करेंगे ड्रेनलेस स्टेट की, तो ये एजियन सी को सी ऑफ मार्मरा से कनेक्ट करता है। इसके बाद कर्च स्टेट की बात करेंगे तो ये ब्लैक सी को सी ऑफ अजोब से कनेक्ट करता है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, मेन जो न्यूज़ में रहता है कभी कभी, डोवर स्टेट, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, बॉस्फोरस, और इसके अलावा ब्लैक सी और कर्च स्टेट जो है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये यूक्रेन और जो कैस्पियन सी, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, ये तीनों सी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके आसपास लगे हुए जो देश भी है, प्लेसेस इन न्यूज़ में। इसके बाद बात करेंगे यूरोप के क्लाइमेट की। तो यूरोप का क्लाइमेट जो है मेनली जो है टेम्परेट जोन में आता है, शीतोष्ण जोन में आता है, और वहाँ का यूरोप का क्लाइमेट जो है बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है, जैसे वहाँ के रिलीफ फीचर्स हैं, पर्वत पठार मैदान हैं, और वहाँ के सी हैं जो लगे हुए हैं उससे पश्चिम में, और अटलांटिक ड्रिफ्ट से भी वहाँ की क्लाइमेट प्रभावित होती है। और वहाँ की वर्षा की बात करेंगे तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जब आएंगे, यानी स्पेन या पुर्तगाल से अंदर की तरफ आएंगे कॉन्टिनेंट तरफ, तो कम होती जाती है। गर्मी में गर्म और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंड होता है वेस्टर्न जो यूरोप है। इसके अलावा दक्षिण यूरोप की बात करेंगे तो जो मेडिटेरियन सी से लगे होने के कारण जो है वहाँ पर मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट पाई जाती है, और इसके अलावा जो है वहाँ ऑफशोर विंड के प्रभाव भी होता है गर्मियों में, और आंसोर विंड का प्रभाव जो है ठंडियों में भी होता है। तो इसी कारण वहाँ का मौसम जो है बहुत ज़्यादा सुहावना रहता है जो मेडिटेरियन सी से लगे हुए देश हैं। इसके अलावा उत्तर रीजन की बात करेंगे, सबसे उत्तर रीजन स्कैंडिनेवियन माउंटेन की बात करें तो वहाँ पर टुंड्रा टाइप क्लाइमेट पाया जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई लैटिट्यूड पे स्थित है। और इसके अलावा बात करेंगे वेस्टर्न यूरोप पर जो सेम लैटिट्यूड पर स्थित है, वहाँ पे जो ठंडी होती है वो बहुत सारे जो फैक्टर वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे जो अटलांटिक ड्रिफ्ट वगैरह होने के कारण जो है वहाँ पे जो है पानी जो है जमता नहीं है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण, क्योंकि ये एक जो है गर्म ओशियन करंट है, तो इसलिए जो है वहाँ पे पानी जो है जमता नहीं इतनी हाई लैटिट्यूड पे होने के बावजूद। तो ये कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट, अगर महाद्वीप का विस्तार देखिए 65 डिग्री नॉर्थ साउथ से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ पे है, तो ये टुंड्रा यानी नॉर्थन मोस्ट पार्ट में यूरोप में पाया जाता है। इसके अलावा मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट पर भी पाया जाता है दक्षिण में यूरोप के। तो जिस हिसाब से जिस लैटिट्यूड पे स्थित होगा उसके आधार पर वर्ल्ड के क्लाइमेट जो निर्धारित होगा। उसके अलावा और भी जो वहाँ पर जो है क्लाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है उसके आधार पर वहाँ के क्लाइमेट में अंतर पाया जाता है। तो ये यूरोप का जो है क्लाइमेटिक रीजन है, सबसे ऊपर टाइगा। उसके बाद ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, पश्चिम में मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, ये सब यूरोप के पश्चिम की बात हो रही है। और ये हाई एल्टीट्यूड पे पूरे पश्चिम, उत्तर और मिडिल में टाइगा टाइप क्लाइमेट पाया जाएगा। इसके बाद जो है ये वाले रीजन में स्टेपी टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। अगर वहाँ के वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन क्लाइमेट वहाँ का जो है क्लाइमेटिक पैटर्न पर डिपेंड करता है। अगर मेडिटेरियन रीजन की बात करें जो मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है, तो वहाँ पे छोटे पौधे और पाए जाते हैं जिनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत नीचे तक होती हैं, और उसके साथ साथ बहुत छोटी भी पत्तियाँ और थोड़ी चमकदार पत्तियाँ होती हैं। उसके अलावा बात करेंगे उत्तर की बात करेंगे, उत्तरी पार्ट यूरोप की, तो वहाँ पे आर्कटिक सर्किल पर स्थित होने के कारण जो है वहाँ का वेजिटेशन टुंड्रा टाइप क्लाइमेट, टुंड्रा टाइप होता है। जैसे लीच हुआ, मोजेस हुए, तो इन सब की जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा और अगर बात करेंगे दक्षिण में, टुंड्रा के दक्षिण की बात करेंगे तो वहाँ पे कोनीफोरस जो है ट्री का रीजन पाया जाता है। अब दक्षिण पूर्व की बात करेंगे यूरोप के,
तो वहाँ पर जो है ग्रासलैंड पाए जाते हैं, जिसे स्टेपी टाइप ग्रासलैंड कहते हैं। अभी हमने इसमें देखा था, ये स्टेपी टाइप ग्रासलैंड जो है उत्तर पश्चिम में पूरब पश्चिम में पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करेंगे यूरोप के रिसोर्स की और उसके यूटिलाइजेशन की। तो रिसोर्स कौन कौन से पाए जाते हैं? एग्रीकल्चर में बात करें तो वहाँ पर मेनली जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है, वहाँ के इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है। और उसके मेजर जो व्हीट प्रोडक्शन एरिया की बात करेंगे तो यूक्रेन, पेरिस बेसिन, लो कंट्री आता है, नॉर्थन यूरोप प्लेन आ जाएगा, हंगरी का मैदान आ जाएगा, पो रिवर वैली आ जाएगी जो इटली में स्थित है। तो वहाँ पर मेनली जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे जो वहाँ पे फ्रूट के जो फलों के बागान हैं वो मेडिटेरियन जो रीजन है उसके आसपास लोकेटेड हैं, क्योंकि मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट में ही जो है वहाँ पे रसदार फलों की खेती ज़्यादा होती है। और रसदार फलों का जो यूज होता है वहाँ पे बियर वाइन बनाने के लिए यूज होता है मेनली, क्योंकि वो ऐसे रीजन जो है वो जो है टेम्परेट जोन में स्थित है। तो गर्म रखने के लिए जो है वहाँ पे जो है लोग वाइन का सेवन ज़्यादा कर, वाइन के साथ साथ मीट का सेवन ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट कंट्री की बात करेंगे फ्रूट ऑर्चिड के बागानों के, तो नीदरलैंड हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा, बुल्गारिया, यहाँ सब जो है इसकी जो है इस बागानों की खेती ज़्यादा की जाती है। और यहाँ पे जो खेती होती है हाईली मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है, यानी मशीनीकृत पूरी की तरह खेती होती है। इसके बाद बात करेंगे विटीकल्चर की। विटीकल्चर में बात करेंगे तो यूरोप जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वाइन का, और उसके साथ साथ जितना वो रसदार फलों की खेती करता है उतना जितना उगाता है उतना पी जाता है, कंज्यूम कर जाता है। और मेन रीज़न की बात करेंगे तो उसमें पुर्तगाल आ जाएगा, स्पेन, फ्रांस, इटली यहाँ के इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन रीजन है। और जो इसमें इम्पोर्टेंट वाइन उससे पोर्ट वाइन, शेरी वाइन और बहुत सारे जो है वाइन के नाम है, इसमें देख लीजिएगा, वैसे आपको वाइन की ज़रूरत क्या है। इसके अलावा बात करेंगे डेयरी फार्मिंग की रिसोर्स में। तो डेयरी फार्मिंग जो वहाँ पे कृषि के साथ बताया हाईली मशीनीकृत खेती होती है। इसके बाद हाईली मैकेनाइज्ड डेयरी फार्मिंग होती है वहाँ पे, और उस डेयरी फार्मिंग मैकेनाइज्ड होने के कारण जो है वहाँ पे मेनली जो होता है वहाँ पे जो डेयरी फार्मिंग होती है उसका जो होता है वो जो है रॉ मटेरियल जो है पाउडर के रूप में, प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट बनाने के रूप में, और इसके अलावा स्पोर्ट ड्रिंक बनाने के रूप में वो लोग यूज कर लेते हैं। और फोर्टिफाइड मील बनाने में भी जो अपना जो है डेयरी फार्मिंग का यूज करते हैं, उसी कारण होता है। और मेन रीज़न की बात करेंगे तो नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, जर्मनी, ये मेन रीज़न है इसके। तो ये कुछ लोकेशन है मैप में, तो यहाँ जहाँ पे क्या क्या होता है। तो स्पेन में ऑलिव्स, आलमंड हुआ, ऑरेंज हुआ, बर्ले हुआ। उसके बाद फ्रांस में तो वाइन, चीज़, व्हीट। इसके बाद बात करेंगे इटली में, तो यहाँ पे भी राइस की भी खेती होती है। साइट्रस फ्रूट मतलब खट्टेदार फल, उसकी खेती होती है। अब बात करेंगे जर्मनी में, तो वहाँ पे जर्मनी और इस एरिया में जो है गेहूं की खेती हो जाएगी, गन्ने की और कॉर्न की खेती होती है। पोलैंड में भी गेहूं की खेती, तो यहाँ पे गेहूं की खेती जो है कॉमन है। और यूक्रेन की बात करेंगे तो यहाँ पे तो अभी बर्बादी चल रही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या क्या हो जाता है। गेहूँ, सनफ्लावर, मूंगफली और कॉर्न की भी खेती होती है। अब दूसरे रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर देख लिया हमने, फॉरेस्ट रिसोर्स की बात करेंगे। तो लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेस्ट जो है पाया जाता है वो स्कैंडिनेवियन रीजन में पाया जाता है, या अल्पाइन माउंटेन रेंज यानी आल्प्स वाला रीजन पाया जाता है। इसके अलावा टैगा रीजन जो है रशिया में मेनली फॉरेस्ट पाया जाता है। तीसरे रिसोर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे मिनरल रिसोर्स है, जिसमें कोल, आयरन और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वहाँ के इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। और कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोल जो है ब्रिटेन में, स्पेन, यूक्रेन, मेनलैंड यूरोप में और रसिया में कोल का भंडार या प्रोडक्शन होता है। इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड की बात करेंगे तो जहाँ से उत्पादन होता है तो नॉर्थ सी, रोमानिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया और रसिया में मेन इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है। इसके साथ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे तो इसका जो उत्पादन होता है यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रसिया में होता है।
और इसके अलावा जो है कुछ स्मॉल कंट्री हैं जैसे डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाक, बेल्जियम में भी जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का भी जो है प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा जो स्मॉल कंट्री हैं उसमें जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का प्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसका कारण है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट जो है नहीं पाए जाते। जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पर होता है, लेकिन माय मिस्टेक, यहाँ पर नहीं होता है। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाक, बेल्जियम जो छोटे स्मॉल कंट्री हैं वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्स है नहीं, इसलिए जो वहाँ पर जो है आयरन ओर और स्टील इंडस्ट्री का जैसे इंडस्ट्री का विकास नहीं हुआ है। फिर भी वो डेवलप्ड कंट्री में आते हैं, और उसका कारण है कि वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट की जाती है, और इसके साथ साथ जो है वहाँ पर वॉचेज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हैं। जितने भी फेमस वॉच हैं वो सब इधर ही बनते हैं। तो अभी हमने बात की स्कैंडिनेविया की, बात करेंगे स्कैंडिनेविया में कौन कौन से देश आते हैं। स्कैंडिनेवियन, तो स्कैंडिनेविया में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आते हैं। अब वहीं नॉर्डिक कंट्री की बात की जाए, नॉर्डिक देश की बात की जाए तो इसमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क आएंगे। तो ये स्कैंडिनेविया और नॉर्डिक कंट्री में आपको अंतर मालूम पड़ गया। नॉर्डिक कंट्री में स्कैंडिनेविया कंट्री में 2 देश नहीं आते हैं, आइसलैंड और फिनलैंड। बाकी जो 3 बचे वो स्कैंडिनेविया में आएंगे, और उसमें जो आइसलैंड फिनलैंड जोड़ देंगे तो वो जो है आपको नॉर्डिक कंट्री मिलेंगे। इसके बाद चौथे मेन इंपॉर्टेंट रिसोर्स की बात कर लेंगे, वाटर रिसोर्स। तो वाटर रिसोर्स में जो समुद्री वाटर रिसोर्स है वो ज़्यादा यूज किया जाता है यूरोप में, वो भी फिशिंग के लिए, शिपिंग के लिए, शिपिंग निर्माण के लिए और फिशिंग इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो रीजन है डोंगर बैंक, डोंगर बैंक जो है वो इम्पॉर्टेंट फिशिंग रीजन है जो नॉर्थ सी में स्थित है। और इसका कारण है क्योंकि वहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट आकर मिलती हैं, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है पानी का वो टेम्परेट हो जाता है, ना तो ज़्यादा गर्म हो जाए, ना ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा, इसलिए वो टेम्परेट टाइप ओशियन का क्लाइमेट हो जाता है। तो इसलिए जो है वो इम्पॉर्टेंट रीजन बन जाता है मछली उत्पादन के लिए। और डोंगर बैंक की लोकेशन ये है, नॉर्थ सी में स्थित है डोंगर बैंक। ये ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क, तो ये कुल मिलाकर डोंगर बैंक यहाँ स्थित है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फिशिंग कंट्री की बात करेंगे तो नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड हो गया, यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। इनलैंड वाटरवे की बात करेंगे तो इनलैंड वाटरवे यूरोप में हाईली एडवांस वाटरवे है, और अगर उसमें कंट्री की बात करेंगे कहाँ कहाँ है तो उसमें इटली में आप जाएंगे तो हाईली एडवांस वाटरवे मिल जाएगा, जर्मनी के बाद फ्रांस, यूके में भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अब हमने पूरा कंप्लीट यूरोप को देख लिया, अब हम स्पेसिफिक बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की और जर्मनी की, फ्रांस की, इन तीनों को हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो ये है पूरा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में वेल्स, इंग्लैंड आएगा, वेल्स आएगा, स्कॉटलैंड आएगा, इधर आयरलैंड आएगा। और इंग्लैंड जो है की राजधानी लंदन, पूरे यूके की है वैसे, तो लंदन इसमें इंपॉर्टेंट जो है शहर है जो थेम्स नदी पर स्थित है। अब चलिए पहले यूके की बात कर लेते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में ये पूरे का पूरा अटलांटिक ओशियन में स्थित है। इसके अलावा जो है इसमें ब्रिटिश आइसलैंड के रूप में इसको जाना जाता है, जिसमें ब्रिटिश यूके यूनाइटेड किंगडम और आयरिश रिपब्लिक को शामिल करके यूके के रूप में जानते हैं। और यूनाइटेड किंगडम को हम ग्रेट ब्रिटेन के रूप में भी जानते हैं, और जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को शामिल किया जाता है, और उत्तरोत्तर आयरलैंड को भी शामिल किया जाता है। ये यूके का मैप है। इसके बाद बात करेंगे यूके के लैंड के बारे में।
तो ये पूरे के पूरा चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इंग्लिश चैनल द्वारा ये अलग होता है मेनलैंड से, यूरोप से। अब ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। इसके अलावा यूके जो है वहाँ पर लो रिलीफ फीचर पाया जाता है और लॉन्ग जो है इंडेंट कोस्टल लाइन पाई जाती है। वहाँ की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसकी ऊंचाई भी 1345 मीटर है, यानी पूरे का पूरा लो लैंड पाया जाता है, लो रिलीफ फीचर पाया जाता है। सी लेवल है 1345 मीटर है जस्ट, और यूके उस जो हाईएस्ट पीक है उसे बेन नेविस कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट माउंटेन की बात करेंगे तो ग्रैम्पियन माउंटेन, पेनल्स, कैम्ब्रियन माउंटेन इम्पॉर्टेंट माउंटेन है। ये चीज़ ध्यान रखना है, थेम्स नदी जो अटलांटिक ओशियन में जाकर मिल जाती है और लंदन इसका इम्पोर्टेंस शहर इस पर स्थित है। और अगर लंदन के क्लाइमेट की बात करेंगे तो वहाँ पर टेम्परेट टाइप क्लाइमेट पाया जाता है और बहुत कम टेम्परेचर रहता है ठंडियों में और गर्मियों में भी, और उसका कारण जो है समुद्री प्रभाव भी है। और अगर बरसात की बात करेंगे तो वहाँ पर हमेशा जो है क्लाउडी और फॉगी स्काई होता है और वेदर जो है हाईली वेरिएबल होता है। लेकिन वर्तमान समय में क्लाइमेट चेंज के कारण जो है ऐसे यूरोपीय कंट्री जो हाई लैटिट्यूड पर स्थित है, लेकिन वहाँ पे जो हीट वेव के कारण जो है वहाँ पर मौसम जो है 45 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्मियों में चला गया था। तो क्लाइमेट का कोई भरोसा नहीं, जो किताब में लिखा है उसके अलावा भी चेंज हो रहा है। रिसोर्स, इंग्लैंड के रिसोर्स की बात करेंगे और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो है वहाँ की इम्पोर्टेंट है। वहाँ की 1/3 जो एरिया है वो कल्टीवेशन यानी खेती के अंतर्गत आता है, जिसमें गेहूँ हो गया, बैरले ओट्स हो गया। रे एक ऐसा चीज़ है जो ठंडे देशों में उगने वाला पौधा होता है और वो छोटे छोटे दाने का जैसा होता है जिससे आटा बनता है और उसके विस्की और शराब भी बनाए जाते हैं उसको जो है फर्मेंटेशन करके। वहाँ की इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हो गई। इसके बाद वहाँ के जो फार्मर है वो मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं, यानी एक फसल के साथ दूसरे फसल की भी फार्मिंग करते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड को या यूके को बीफ और डेयरी इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है और वहाँ की जो इम्पोर्टेंट फार्मिंग है वो पोल्ट्री फार्मिंग वहाँ की इम्पोर्टेंट फार्मिंग है। इसके अलावा रिसोर्स, अदर रिसोर्स की बात करेंगे तो कोल, लेकिन अब कोल की बात करें पहले था अब लेकिन ख़त्म हो चुका है अब, और वो भी पहले कहाँ से निकलता था, एक एरिया है किलिंगले और थॉर्सबे हैटफील्ड माइंस, यहाँ से जो कोल निकलता था 2014 में उस एरिया को बंद कर दिया गया। पेट्रोलियम रिजर्व के दृष्टि से बात करेंगे तो नॉर्थ सी रीजन जो है यूके का और यूरोप का भी जो है पेट्रोलियम उत्पादन के दृष्टि से इम्पोर्टेंट रीजन में आता है। तो एक रिसोर्स तो कोल तो ख़त्म हो चुका है, उन्होंने इतना राज्य किया और अपना कोल यूज किया, सारे कोल इंडस्ट्रियलाइजेशन में ख़त्म हो चुके। अब इंडस्ट्री यूके की बात करेंगे तो सिटी में देखेंगे और मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी देखेंगे। तो कोवेंट्री जो है सीबीटी में उसमें वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है। जगुआर, लैंड रोवर जो ऑटोमोबाइल या कार है, मेन कार है वो इंग्लैंड की ही है, जगुआर और लैंड रोवर। इसके अलावा ग्लासगो की बात करेंगे तो वहाँ पे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे एडिनबर्ग या कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड की बात करेंगे तो वहाँ पे स्टील और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ये इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। बर्मिंघम की बात करेंगे तो बर्मिंघम में ज्वेलरी मैन्युफैक्चर, कैडबरी या चॉकलेट जो है वहाँ का इम्पॉर्टेंट एरिया आता है। वहाँ पे चॉकलेट भी अच्छे बनते हैं, कैडबरी चॉकलेट जो यहाँ इंडिया में भी खाते हैं, हर देश पे हर कोने में खाते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के बाद बात करते हैं फ्रांस की। तो ये फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। ये इंग्लिश चैनल जो ये यूके और फ्रांस को जोड़ता है। ये डोवर स्टेट हो गया, नॉर्थ सी हो गया, गल्फ ऑफ बिस्के हो गया। ये कुछ लोकेशन आप इसको देखते चलिए। फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप की और ये 3 साइड से पानी से घिरी हुई है और इसकी जो सीमा है वो बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन से लगती है।
फ्रांस में बहुत सारे रिलीफ फीचर पाए जाते हैं अलग अलग, जिसमें सबसे पहले माउंटेन को देखते हैं। तो माउंटेन में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फ्रांस का पेरेनीज माउंटेन, जो दक्षिणोत्तर बाउंड्री बनाता है और फ्रांस को यूरोप से अलग करता है। पूर्वोत्तर भाग की बात करेंगे तो वहां पे आल्प्स माउंटेन होगा, जूरा पर्वत हो गया, वॉसेस माउंटेन हो गया। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, जर्मनी जो है इसकी सीमा साझा करते हैं। सेंट्रल प्लेटो की बात करें फ्रांस में तो मैसिव जेंटली स्लोप पाया जाता है, पश्चिम से उत्तर की तरफ जो है, उत्तर पश्चिम की तरफ जो है स्लोप पाया जाता है, एक ढाल। इसके अलावा बात करेंगे जो उसकी फ्रांस की जो है उत्तर पश्चिम कोस्टल लाइन है वो थोड़ा सा इंटेंड है। इसके बाद फ्रांस के क्लाइमेट की बात करेंगे। फ्रांस के क्लाइमेट में सबसे पहले पश्चिम और उत्तर की बात करेंगे तो वहाँ पे मैरीटाइम या समुद्री प्रभाव होने के लिए मैरीटाइम क्लाइमेट पाया जाता है। और उत्तर पूर्व की बात करेंगे सेंट्रल पार्ट की तो वहाँ पे महाद्वीपीय प्रभाव होने के साथ साथ महाद्वीपीय टाइप क्लाइमेट पाई जाती है। दक्षिण भाग की बात करेंगे तो वहाँ पे मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट पाई जाती है। इसके बाद बात करेंगे फ्रांस के रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर की, सॉरी रिसोर्स और डेवलपमेंट की। तो रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे पहले रिसोर्स में बात करें एग्रीकल्चर। कोस्टल प्लेन एरिया और रिवर वैली वो जो एग्रीकल्चर दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और फ्रांस में जो है मिक्स्ड फार्मिंग जनरली होती है और वहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग भी की जाती है। वहाँ का सामान्य फीचर है इंटेंसिव फार्मिंग। अब इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग फार्मिंग चैप्टर पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में, आप इसको देखेंगे अलग से विस्तार पूर्वक। आगे हमने क्लास में लिया है लेकिन अभी हम लोगों को ये ख़त्म करना है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा केमिकल, इंटेंसिव फार्मिंग के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है केमिकल और मशीनरी की, तो वो लोग केमिकल और मशीनरी का भी यूज करते हैं। इसके अलावा जो फलों के जो बगीचे हैं उसका भी जो है उत्पादन के लिए जो है वो अंगूर का भी उत्पादन करते हैं। फ्रांस जो है वाइन इंडस्ट्री के लिए, वाइन की क्वालिटी के लिए जाना जाता है, या वाइन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो ये फ्रांस का फिजिकल मैप है। ये आल्प्स माउंटेन है, ये पेरेनीज माउंटेन है। इसके बाद बात करेंगे सेकंड रिसोर्स की, कोल की। तो जो फ्रांस का लोरिन वाला रीजन है वो जो है कोल के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे जो वॉसेस और जूरा माउंटेन रीजन है वो भी कोल के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बात करेंगे नॉर्थ पास डे क्लासी रीजन वो भी कोल के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग तीसरे मेन रिसोर्स के, आयरन ओर के। तो ये एक ऐसा रिसोर्स है जो लार्ज क्वांटिटी में फ्रांस में पाया जाता है और उसका 90% आयरन जो आता है ये लोरियन जो फील्ड है वहाँ से जो है इसका उत्पादन किया जाता है। अब रिसोर्स की बात होगी, अब इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्रांस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और टेक्सटाइल में भी अगर आप सिल्क जाएंगे या फिर ठंडियों के कपड़े या वुलन इंडस्ट्री जो है हाईली डेवलप्ड है। इसके अलावा फ्रांस की स्पेशलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर जो है कि जिससे इम्पोर्टेंट, जैसे मशीन हुआ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हुई, शिप बिल्डिंग हुआ, एरोप्लेन निर्माण हुआ, तो इन सब में जो है उसकी जो है स्पेशलाइजेशन है। इंडस्ट्री सेंटर की बात करेंगे तो लॉरेन जो है सिल्क और रेन टेक्सटाइल केमिकल इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। एक लीली क्षेत्र है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। लॉरियन रीजन जो है आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। पेरिस की बात करेंगे तो पेरिस जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल जो है हब है। और इसके अलावा जो है ये पेरिस जो है मीडिया एंटरटेनमेंट का भी हब है। अब बात करते हैं यूके, फ्रांस के बाद जर्मनी के। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन यहाँ है और यहाँ से बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। तो बर्लिन की दीवार टूटी थी। फिलहाल हिस्ट्री में ना जाते हुए कुछ इसके इंपॉर्टेंट शहर है हम लोग देख लेते हैं, न्यूज़ में रहते हैं। म्यूनिक, स्टटगार्ट और बर्लिन आपने देख ही लिया। हैम्बर्ग, कील नहर
कील नहर भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिएगा। और बस ये जो है इसके इम्पोर्टेंट शहर हैं। 1990 में जब 1990 की बात करें, 1990 में जब जो है जर्मनी जो है यूनाइटेड हुआ, मतलब जब बर्लिन की दीवार टूटी और वो इकट्ठा हुआ, तो बर्लिन इसकी कैपिटल बनी। और इसकी सीमा की बात करेंगे जर्मनी के, तो उसकी सीमा स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम से इसकी सीमा लगती है। अब जर्मनी के ज़मीन की या लैंड की बात करेंगे तो इसको दो मेजर फिजिकल फीचर्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले नॉर्दर्न जर्मनी प्लेन और साउदर्न जो माउंटेन और हाईलैंड रीजन। तो नॉर्दर्न जर्मनी प्लेन्स में बात करेंगे तो ये ग्रेट यूरोपियन प्लेन का भाग है, और ये जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर थिक मेटल ग्लेशियल क्ले डिपॉजिट पाए जाते हैं। और दक्षिण की यूनिट की बात करेंगे तो वहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, जूरा माउंटेन हो गया और बेवरियन आल्प्स हो गया, तो ये सब माउंटेन रेंज दक्षिण में पाए जाते हैं। अब जर्मनी के क्लाइमेट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी टेम्परेट टाइप क्लाइमेट पाया जाता है, और मैरीटाइम क्लाइमेट का प्रभाव इससे कोस्टल रीजन में रहता है। कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट का प्रभाव इसके साउथ ईस्ट रीजन में रहता है, और जो अधिकतर रेनफॉल होता है वो गर्मियों में होता है। तो ये जर्मनी का मैप है, फिजिकल मैप। ये है इसका जो है नॉर्थर्न जर्मन प्लेन जो यूरोप का भाग है, तो ये माउंटेन रेंज हो गया दक्षिण में। इसके बाद जर्मनी के रिसोर्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर, उसका आधा से ज़्यादा ज़मीन जो है वो फसल उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। और जो है जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ और फलों के बाग हुए, इन सब का जो है अंगूर के बाग हुए, इन सब की जो है खेती की जाती है। और वहाँ की सॉइल जो है फर्टाइल नहीं है, और इसी कारण जो है वो हाईली फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, खाद बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और जर्मनी जो है एक ऐसा जो है देश है जो रे प्रोडक्शन के लिए, रे मतलब ऐसे क्षेत्र है जो छोटे छोटे जो है दाने होते हैं फसल के, उसको आटा और विस्की शराब बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पोटैटोज, आलू, शुगर बीट के उत्पादन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पे जो है जो शराब उद्योग है, वाइन ग्रोइंग रीजन है, वो इल्ब वैली और राइन वैली रीजन जो है वहाँ के जो है शराब उद्योग में आते हैं, रीजन में आते हैं। उसके बाद बात करेंगे जर्मनी का कोल, यानी सबसे इम्पोर्टेंट रीजन रूर वैली क्षेत्र, जो उसका जर्मनी का इम्पोर्टेंट कोल फील्ड है। यहाँ पर एक्सीलेंट यानी अच्छे प्रकार के कुकिंग कोल पाए जाते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर इंटेंसिव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का भी विकास हुआ है। कोयले के उपस्थित होने का और नदी के सुविधा होने के कारण जो है यहाँ पर जो है आयरन इंडस्ट्री के साथ स्टील इंडस्ट्री का भी विकास हुआ है। सार कोल क्षेत्र, ये भी जो है सार कोल क्षेत्र हो गया, और उसके अलावा मेंडेन कोल क्षेत्र हो गया, ये इंपॉर्टेंट कोल रीजन है जर्मनी के। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्री और जर्मनी की सिटी और उसमें मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले हैम्बर्ग की बात, हैम्बर्ग की लोकेशन हमने देखी थी, तो यहाँ पर कॉपर माइनिंग और न्यूक्लियर प्लांट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इसके अलावा हैनोवर की बात करेंगे, वहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। डोर्टमट ईसन की बात करेंगे, वहाँ पर रूर रीजन आयरन स्टील इंडस्ट्री है। फ्रैंकफर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर फ्रैंकफर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर है, और यहाँ पर जो है ईसीबी डच बैंक जो है वहाँ पर जो है मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इसके अलावा स्टटगार्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का विकास हुआ है, जहाँ पर मर्सिडीज हो गया, पोर्ट्स हो गया, ये सब जो है इंपॉर्टेंट गाड़ियाँ बनती हैं। इसके बाद म्यूनिक की बात करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमोबाइल, BMW, इलेक्ट्रॉनिक और फाइनेंस जो है जैसी एक्टिविटी होती है। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट यूरोप कॉन्टिनेंट का पहला पार्ट जो है हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आगे हम लोग जो क्लासेस देखेंगे तो उसमें जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रसिया का होगा, यानी यूरोप का
पार्ट सेकेंड। इसके बाद पार्ट सेकेंड में हम लोग नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियाई कंट्री देखेंगे। पार्ट थर्ड में हम लोग रसिया को पढ़ेंगे। इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला लेक्चर है वो है चैप्टर 9 ऑस्ट्रेलिया का। अदर क्लासेस जो हो रही है, एनसीईआरटी की क्लास चल रही है पैरेलल, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी क्लास चल रही है। और इसके अलावा हम अब नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं प्रीलिम्स बेस वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन की, यानी फैक्चुअल, जैसे वर्ल्ड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिवर है उसमें बारे में, वाटर बॉडीज़ जो हैं उसकी लोकेशन मैप के साथ, और इसके अलावा मेजर जो माउंटेन है उसकी लोकेशन मैप के साथ। इन सब की सेक्शन वाइज क्लासेस हम अलग से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इन सब की सारी अपडेट आपको इसकी पीपीटी वगैरह स्टडी ऑन ईडीयू पर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज की लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्कैंडिनेविया और नॉर्डिक कंट्री में यूरोप के सेकेंड लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट